आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक यूनिट को दूसरी में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे क्वेश्चन ये है कि एक न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, डैन में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो तरीका होता है, सबसे पहले तो तरीका समझते हैं। तरीका ये होता है कि जो ये न्यूटन है, न्यूटन तो एक शॉर्टकट यूनिट है। एक बड़े नाम को छोटा नाम दे दिया गया, न्यूटन एक शॉर्टकट यूनिट है। इसको देखकर हम नहीं बता सकते कि ये कितना डाइन होगा। तो सबसे पहले इसे फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो न्यूटन की फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 1 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होती है ना, सेकेंड माइनस स्क्वायर क्योंकि नीचे में जाता है। ठीक है, ये एसआई यूनिट में है और मुझे बदलना है इसको सीजीएस में, क्योंकि डाइन किस में होती है? सीजीएस में। तो मुझे पता है जो केजी है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और जो सेकंड है, सेकंड तो उतने के उतने ही रहते हैं, ये नहीं बदलेगा। तो ये आएगा 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर एंड सेकंड की पावर -2। तो जो ये वाली यूनिट आई है, इसको शॉर्टकट में इसका नाम होता है डैन, को डाइन डैन कुछ भी बोल दो, और इसका नाम होता है न्यूटन। तो जो आता है या जाता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डैन। तो जो 1 न्यूटन होता है वो इतना बड़ा फोर्स होता है। एक चीज़ देखे कि जो यूनिट होती है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि N1U1 इक्वल टू N2U2। चाहे तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम इसको बदल सकते हैं, बट ये बच्चों की चीज़ है। जब हम कोई काम को डायरेक्टली कर ले रहे हैं तो हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत क्यों है? तो इसलिए हमने फॉर्मूला का यूज़ नहीं किया और डायरेक्टली ही कर लिया, और हो भी गया आसानी से, क्वेश्चन हमारा हो भी गया। तो जो ये लिखा है ये पूरा, और ये जो पूरा लिखा तो सेम ही है, बस हमें यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि अगर यूनिट बड़ी है, जैसे यूनिट बड़ी है तो उसका जो नंबर होगा वो छोटा होगा, और अगर यूनिट छोटी है तो उसका जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। जैसे 1 केजी इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम, यही होता है ना, क्योंकि जो ये ग्राम है ये यूनिट छोटी है तो इसका नंबर बड़ा होगा, और जो केजी है यूनिट बड़ी है तो इसका नंबर छोटा होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अगर सीजीएस में डेंसिटी है वो है 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सीजीएस में ये है, तो एक ऐसी यूनिट में मेरे को डेंसिटी बतानी है जिसमें लेंथ की जो यूनिट है वो 10 सेंटीमीटर है और मास की जो यूनिट है वो 100 ग्राम है। देखो क्या मस्त सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो 100 जो ग्राम है वो क्या है? 1 यूनिट है। ठीक है, किसी भी कोई भी मेजरमेंट है उसका 1 यूनिट है। तो 1 ग्राम कितना होगा? 1/100 यूनिट, इतना ही होगा ना 1 ग्राम। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 1/10 यूनिट, यही होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर क्या है? 1 यूनिट है। तो कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 1 ग्राम है यहाँ पे लिखा हुआ, तो 1 ग्राम कितना है? 1/100। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, मैं उसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट बिकॉज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल हमें नंबर दिए है, यूनिट नहीं पूछा है। अपॉन सेंटीमीटर क्यूब 1/10 का क्यूब, तो इसको सोल्व करके आ जाता है 40। ठीक है, इसमें क्या बोला है? इफ द यूनिट ऑफ मास इज a kg, द यूनिट ऑफ लेंथ b मीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज y सेकेंड। यानी कि जो a kg है वो 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो 1 kg कितने यूनिट के बराबर होगा? 1/a यूनिट के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। सिमिलरली 1 मीटर कितने के बराबर होगा? 1/b यूनिट के। यूनिट ऑफ टाइम इज y सेकेंड यूनिट, तो 1 सेकेंड कितने के बराबर होगा? 1/y यूनिट के। कुछ नहीं करना, अब इसमें रखो और आंसर आ जाएगा। कैसे? 1 कैलोरी 4.23 जूल है, तो 4.23 जूल, क्या हम इसको लिख सकते हैं 4.23 जूल का? मैंने आपको बोला था कि किसी भी शॉर्टकट यूनिट को आपको फंडामेंटल यूनिट में बदलना है, तब जाके मेरा आंसर आएगा, क्योंकि जूल को देख के हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसे करे कैसे नहीं करे, तो फंडामेंटल में तो बदलना ही पड़ेगा। तो जूल की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जूल क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। फोर्स का मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, क्या आया था मेरा? केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। डी का क्या होता है? मीटर होता है, यानी कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे आ गया 4.23 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। अब रख देते हैं आंसर में 4.23 केजी की जगह, 1 केजी की जगह कितना? 1/a। सिमिलरली 1/b स्क्वायर 1/ सेकेंड का इन्वर्स है, ध्यान से देखना, सेकेंड का इन्वर्स है। तो जब मैं इस पर इन्वर्स करूँगा तो यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.23 a-1 b-2 एंड y का पावर 2। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर मेरा सही बैठता है? बी मेरा सही बैठ जाता है। ठीक है, तो बी इसका आंसर है। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है कि हमें किसी भी गिवन फॉर्मूले का करेक्टनेस को बताना है कि ये करेक्ट है नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो नीट में बहुत कम आते हैं, मैंने देखा, जो मैंने एनालाइज किया तो मुझे बहुत कम या शायद दिखे ही नहीं, बहुत ना के बराबर क्वेश्चन इस टाइप के दिखे। लेकिन फिर भी हो सकता है पूछ ले, आपको 4 ऑप्शन दे दे, 1 2 3 4 और पूछ ले कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, दोनों के डायमेंशन रखो, अगर दोनों तरफ सेम है तो ठीक है, अगर नहीं सेम है तो गलत है। तो एस डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का क्या होता है? एल इक्वल टू यू क्या है? यू स्पीड है, वेलोसिटी है, एल टी माइनस वन, यू का होता है एल टी माइनस वन, टी का टाइम। ठीक है, डब्बे में पैक कर देता हूँ इनको मैं। प्लस हाफ का तो कुछ होता ही नहीं है, ए का एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, तो हो गया एल टी माइनस वन, टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो उड़ जाएगा ये, तो ओनली एल बचेगा। इधर भी प्लस एल बचेगा क्योंकि टी माइनस टू टी स्क्वायर से उड़ जाएगा, तो एल प्लस एल एल ही होएगा। तो लेंथ इक्वल टू लेंथ हो गया, यानी कि जो है डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉर्मूला करेक्ट ही हो सकता है वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, बट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए करेक्ट है, मतलब 100% करेक्ट है नहीं है, क्योंकि वो हम केवल डायमेंशन चेक करके नहीं बता सकते। ड्राइविंग ए फॉर्मूला बेस्ड ऑन गिवन इंडिपेंडेंट, इसमें क्या रहता है कि हमको कुछ डिपेंडेंसी दे दी जाएंगी कुछ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, तो हमको एक फॉर्मूला ड्राइव करना रहता है। जैसे इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ मास, तो हमें मास की डायमेंशन बतानी है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम को फंडामेंटल यूनिट मानकर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि हम मास के प्रोपोर्शनल में रखेंगे फोर्स की पावर ए, ठीक है, और v की पावर b एंड t की पावर c, ऐसा ही तो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ ऐसा ही तो दिखता है कि मान लेते हैं कि जो फोर्स का पावर है वो a आएगा, वेलोसिटी की पावर है b आएगा, टाइम की पावर जो है c आएगा। तो मास का क्या होता है? मास का तो m होता है। ठीक है, इक्वल टू ले लेता हूँ, और यहाँ पे कोई k कांस्टेंट आएगा, जो k कांस्टेंट होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो उसकी डायमेंशन लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एम एल टी माइनस टू, ये किसका होएगा? फोर्स का की पावर a, सिमिलरली v का एल टी माइनस वन की पावर b, सिमिलरली t की पावर c। तो हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। m इधर ही है और कहीं पे m नहीं दिखता, तो m की पावर a, l की पावर a इधर है, b इधर है। ठीक है, l की पावर a प्लस b, t की पावर माइनस टू ए इधर है, माइनस b इधर है, माइनस टू ए माइनस b प्लस c। तो यहाँ से मुझे पता लगा a इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि जब इसका कंपैरिजन करूँगा तो a इक्वल टू क्या आया 1, a प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि इधर क्या है l है ही नहीं, तो यानी कि उसकी पावर 0 रही होगी। तो b इक्वल टू कितना आ गया? -1, क्योंकि जब a 1 रखूँगा तो b इक्वल टू -1। सिमिलरली -2a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 पुट करूँगा, b की वैल्यू -1 पुट करूँगा, तो -2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। तो बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दीजिए। f के ऊपर कितना रखना है? 1 रखना है, यानी कि f सेम हो जाएगा। v के ऊपर -1 रखना है, v के ऊपर -1, t के ऊपर 1, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो m का जो कुछ है वो इस तरीके से आंसर होगा कि m की जो डायमेंशन है वो ऐसी होंगी, तो इसका आंसर है डी। If force and acceleration and time are chosen as the fundamental physical quantity, find dimension of energy। सेम ही तो क्वेश्चन है यार, कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, एक्सेलरेशन के एंड टी के। तो ए बी सी पावर मानो इनकी कि ऐसे कुछ है, और दोनों तरफ की डायमेंशन रखो और कैलकुलेट कर लो, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। आई होप कि आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। और इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, कैसे? दूसरा तरीका कैसे होता है कि आप पहले ऑप्शन को चेक करो, अगर पहले ऑप्शन की डायमेंशन रखने के बाद, ठीक है, मास की डायमेंशन बच गई, सब काटापीटी हो गई, सब कट गया कुछ, ठीक है, कटने के बाद क्या हुआ? मास बच गया, तो वही मेरा आंसर है। पहले में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में। तो यही चीज़ हम शॉर्टकट इस वाली ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे। हम पहले दूसरे में यूज नहीं करके देखेंगे, हम केवल बी में यूज करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन का पता है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। मैं जस्ट प्रूव करना चाहता हूँ कि आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ई की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको कम से कम 5-7 डायमेंशन जो होती है हमें याद होनी चाहिए, जैसे फोर्स की हो गई, एनर्जी की हो गई, वर्क की हो गई, और पावर की हो गई, मोमेंटम की हो गई। ये 2-4 आपको याद होनी ही चाहिए। तो मैं बी में लिखता हूँ, एफ का होता है एम एल टी माइनस 2। ए क्या है? एक्सेलरेशन,
एल टी माइनस टू, टी क्या है टाइम, टाइम का तो टाइम ही होगा टी स्क्वायर, तो एम तो एक ही मिला यहाँ से, एल एक इधर है एक इधर है, दो मिल गया, टी माइनस टू इधर है एक इधर है प्लस का, तो प्लस और माइनस तो कट जाएगा, ओनली टी माइनस टू बचेगा। तो देखो ये सिमिलर इसके आ गया, ठीक है। तो यही तो मैं बताना चाहता था आपको कि आप ऑप्शन से भी जा सकते हो अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ सी दिस। तो जो लेंथ है वो डिपेंड कर रही है किस किस पे, सी पे, सी की पावर लेट सपोज ए एंड जी की पावर लेट सपोज बी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर सी। देख सिमिलर क्वेश्चन है, लेंथ की तो पता ही है आपको एल होती है, ऐसे सी की रखेंगे, सी क्या है यहाँ पे, सी है वेलोसिटी है, एल टी माइनस वन होती है कि पावर है, ऐसे आप जी की रखेंगे कैपिटल जी, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की डायमेंशन रखेंगे, इस वाले की डायमेंशन रखेंगे और दोनों तरफ कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस वाले की डायमेंशन कैसे निकालेंगे इतने बड़े की, तो इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो एफ होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना चार्ज होता है, तो चार्ज की जगह पे आप ई रखो या क्यू रखो फर्क नहीं पड़ता, तो एफ आर स्क्वायर इसकी डायमेंशन आ जाएगी ये इस वाले की, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे एफ आर स्क्वायर भी रख के यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज, तो वी सी जो है वो है ईटा की पावर एक्स, रो की पावर वाई एंड गामा की पावर जेड। तो बोला क्या है, बोला ये है वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड बताना है, क्या होगा। सिंपल है यार, वी का क्या होता है एल टी माइनस वन, कंपेरिजन ही करना है और कुछ करना ही नहीं है इसमें, एल टी माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू ईटा की मैंने पहले लिख के रखी हुई है, आप चाहो तो इसे याद करो या फिर 6 पाई ईटा आर वी का यूज करके यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ओके। तो ईटा क्या होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर एक्स, रो क्या दिया है डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है एम एल क्यूब, एम एल माइनस क्यूब, ठीक है, की पावर वाई, और ये गामा क्या है यहाँ पे, ये गामा है, ठीक है, मैंने उल्टा सीधा लिख दिया लेकिन ये गामा है। तो गामा है भाई यहाँ पे डेंसिटी ऑफ यू एंड रेडियस तो रेडियस तो एल होगा की पावर जेड, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा क्या एम, पहले एम को देख लेते हैं, एम की पावर एक्स यहाँ से आएगी, वाई यहाँ से आएगी, यानी कि एक्स प्लस वाई। उसके बाद एल को देख लेते हैं, माइनस एक्स यहाँ से आएगी, माइनस 3y यहाँ से आएगी, और 2 यहाँ पे है, सॉरी जेड यहाँ पे है। टी को देख लेते हैं, माइनस एक्स इधर से आएगा, बाकी जगह से कुछ आने वाला नहीं है, क्या आएगा नहीं आएगा, तो एल टी माइनस वन के ये इक्वल है। अब कंपेरिजन करते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन, यानी कि एक्स इक्वल टू आ गया 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि मैम वाली टर्म उधर नहीं है, तो y इक्वल टू आ गया -1, जब मैं x को +1 रखूँगा, माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म इधर है तो 1 आएगा भाई, 1, ठीक है। तो रख देते हैं x की वैल्यू 1 लेके रखेंगे, x की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा -1 एंड -1 इधर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो माइनस माइनस +3 प्लस जेड इक्वल टू 0 नहीं 1, ओके। तो इधर -1 +2 बच्चा, इधर जाके जेड आ जाएगा -1। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जेड -1 कैसे आया। तो आंसर मेरा क्या आएगा 1 -1 -1, ठीक है। तो सी मेरा आंसर हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक हमने ये वाला कंसेप्ट भी ख़त्म कर लिया। आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कि एक इक्वेशन में किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूले को कैलकुलेट करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेंगी या फिर घटेंगी तो इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। और ये जिसके इक्वल होगी उसका भी सेम होगा, यानी कि ए का बी के इक्वल होगा, बी का ए के इक्वल होगा, और ए का सी के इक्वल भी होगा, और बी का सी के इक्वल भी होगा। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मास में मास जुड़ सकता है, मास में लेंथ नहीं जुड़ सकती। तो ए और अगर बी जुड़ रहे हैं तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए। और जब दो मास जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें जुड़ के मास ही देंगे। तो ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सी के इक्वल होना चाहिए। बस इतने ही बात थी, हमारा सवाल हो गया। अगर इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है तो जो फोर्स है उसकी डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए, और उसकी ही डायमेंशन बीटा टी की भी इक्वल होनी चाहिए, और इन दोनों की आपस में भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो अल्फा टी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो बीटा टी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है।
तो इसका मतलब अल्फ़ा अपॉन बीटा की जो डायमेंशन है, अल्फ़ा अपॉन बीटा जो होएगा वो 1/t आ गया। अब इसमें पूछा जाए कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो डायमेंशनलेस है, मतलब कौन सा जो फैक्टर है वो डायमेंशनलेस बनेगा। तो डायमेंशनलेस कब बनेगा, जब इधर क्या हो जाए, इधर हो जाए कांस्टेंट। कांस्टेंट कब होगा, अगर मैं ऊपर t से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो इधर भी t से मल्टीप्लाई करी, इधर भी t से मल्टीप्लाई, इधर इधर ये कट के क्या आ गया 1। तो अल्फा t अपॉन बीटा क्या है, डायमेंशनलेस। तो बी इज द आंसर। सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को करने का यह है कि आप अल्फा की और बीटा की सेपरेटली डायमेंशन कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे अल्फा टी स्क्वायर वो इक्वल टू एफ, तो टी की डायमेंशन रखो, एफ की डायमेंशन रखो, यहाँ से अल्फा की आ जाएगी। बीटा टी इक्वल टू एफ, यहाँ पे टी की रखो, एफ की रखो, बीटा की डायमेंशन आ जाएगी। और फिर इनका कोई भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाओ जिससे कि डायमेंशन लेस हो जाए, वो फैक्टर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डायमेंशन लेस हो जाए। तो जब आप बिठाने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन दी हुई है, उसमें ए बी और सी की डायमेंशन मुझे निकालनी है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेंगी तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बिकॉज हमारे क्वेश्चन में टी और सी जुड़ रहा है, तो जो सी की डायमेंशन है वो टाइम के इक्वल होगी। अरे बोलो यार, होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल पक्का होगी। और अल्फा टी की जो डायमेंशन है, अल्फा है या ए है, चलो ए ही है, उसका वी के इक्वल होगी। बोलो यार, होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ए की डायमेंशन है वो वी अपॉन टी होगी, और वी की क्या होती है, एल टी माइनस 1 आर अपॉन टी, तो एल टी माइनस 2। तो ये हो गया ए की। ठीक है, सिमिलरली जो b अपॉन टी प्लस सी है, इसकी डायमेंशन भी v के इक्वल होगी। b अपॉन टी प्लस सी की डायमेंशन भी v के इक्वल होगी। और t प्लस सी की तो हमने अभी कैलकुलेट की ना, क्या t, क्योंकि c की भी t है और टाइम की तो t होती है। और जो मास और मास जुड़ के मास ही बनाएगा ना, तो इसकी पूरे की भी t होगी, क्योंकि टाइम और टाइम जुड़ के टाइम ही बनाएगा, तो पूरे की भी t होगी। तो b अपॉन टी इक्वल टू एल टी माइनस 1। तो ये पूरा इधर जाएगा तो b की आ जाएगी l। आई होप कि आपको इतनी कैलकुलेशन आती हो। अब देख लीजिए मेरा कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, एल टी माइनस 2, एल और t, तो b इज द करेक्ट आंसर। द टाइम डिपेंड्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय दिस। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसमें आपको समझने की ज़रूरत यह है कि एक्सपोनेंशियल के अंदर जो भी यहाँ पे लिखा रहता है उसकी जो डायमेंशन होती है वो 0 होती है, यानी कि वो डायमेंशन लेस होता है, वो एक कांस्टेंट लिखा होता है। सिमिलरली साइन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है इसके अंदर जो यहाँ पे लिखा रहता है इसकी डायमेंशन भी 0 होती है, यानी कि कांस्टेंट होता है इसके अंदर भी। ठीक है, तो माइनस अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 क्या है, कांस्टेंट है, डायमेंशन 0 है ना, किसी भी मतलब डायमेंशन पावर जो है 0 है सबकी, तो 1 आ जाएगा। तो माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर जो आता है टी की पावर माइनस 2, क्योंकि टी का रखूंगा मैं, टी स्क्वायर जाएगा ऊपर टी की पावर माइनस 2। अल्फा को आप इग्नोर करो, क्योंकि प्लस माइनस से हमें टेंशन नहीं है, हम प्लस माइनस की कोई डायमेंशन नहीं होती, जैसे कांस्टेंट की नहीं होती ऐसे प्लस माइनस की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो टी माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल जो है ना, ये एक बेशरम क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, बेशरम। इसको आप बेशरम सवाल लिख लीजिए, क्योंकि ये नीट 2025 में भी टपक सकता है, ये कभी भी आ जाता है। ये जे एडवांस में आया है, जे मेंस में आया है, नीट में आया है, हो सकता है AIPMT में भी आया हो, 2-4 पेपर और होंगे जिसमें आया होगा, बट क्वेश्चन आसान है। ए की डायमेंशन इसमें पूछी है, तो कैसे करेंगे, P इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई, अगर दो P और ए अपॉन वी स्क्वायर जुड़ रहा है तो इनकी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। P की डायमेंशन लिखो, ए वी की डायमेंशन लिखो, वी वॉल्यूम है, और ए की डायमेंशन कैलकुलेट कर लो, यानी कि पी वी स्क्वायर इक्वल टू ए। तो यहाँ से आई होप कि आप ए की डायमेंशन कैलकुलेट कर लोगे। तो अब थोड़े से मिससेलियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ RC पूछा है, क्या होगा, बोलो यार कैसे करेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको थोड़े बहुते रिलेटेड फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ रिलेटेड फॉर्मूला पता ही नहीं, आप इसको देख के बिल्कुल ही शॉक हो जाओ कि RC क्या लिखा है, तो मुझे नहीं लगता आप इस क्वेश्चन को तोड़ पाओगे। आपको एटलीस्ट कुछ तो पता होना चाहिए। हमें पता है Q इक्वल टू सी वी होता है जब हम कैपेसिटर पढ़ते हैं, तो जो C होगा वो होगा Q अपॉन V। ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। तो अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ RC में रख के, तो V अपॉन आई इक्वल गुना मल्टीप्लाई Q अपॉन V। इससे ये गया Q इक्वल टू IT होता है कि नहीं होता है, तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IT।
इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, नीचे वाली लाइन में लिख लेता हूँ। तो की को मैं क्या लिखूंगा, आई टी, और नीचे क्या बचा है मेरा आई। आप देखो ध्यान से, आई भी उड़ गया, क्या बचा ओनली टी, टाइम ही तो बचा, ले इसके टाइम की डायमेंशन टाइम है, यानी कि इसका आंसर टी आ गया, टाइम। खत्म सवाल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, ये फैक्ट है, ठीक है। जो प्लेन एंगल होता है रेडियन उसकी यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होती, और जो सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियन उसकी यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होती। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस इज, देखो ऐसे क्वेश्चन फिर से वही है कि अगर आपको इसका डायमेंशन निकालना है तो एटलीस्ट आपको एक फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, जिससे आप या तो आपको डायरेक्टली इम्पल्स की डायमेंशन याद हो, जो कि हर एक क्वांटिटी की आप डायमेंशन याद नहीं कर सकते, तो 5-6 आपको याद होनी चाहिए, बाकी आपको निकालने आनी चाहिए कि आप कैसे इम्पल्स तक पहुँचे, सरफेस टेंशन तक आप कैसे पहुँचे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपकी 1 2 3 4 5 लगभग 5 डायमेंशन आप निकालना सीख जाओगे। और इसका ऑप्शन जो है सी सही है, क्योंकि वर्क होता है F इंटू डी और टॉर्क होता है F इंटू डी, दोनों में F आ रहा है और D आ रहा है, तो इसलिए इन दोनों की सेम होगी। द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ, तो H अपॉन आई की डायमेंशन पूछी है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लगाते हैं हम, लिखते हैं, तो H अपॉन एम आर स्क्वायर किसने पूछी है, हमें पता है E इक्वल टू एच म्यू होता है। तो क्या मैं H को लिख सकता हूँ, E अपॉन म्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा E अपॉन म्यू एम आर स्क्वायर, E की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू म्यू की होती है टी माइनस 1, M की होती है कैपिटल M, आर स्क्वायर की होती है एल स्क्वायर। इस पूरे से वाला पूरा उड़ गया, बोलो उड़ा कि नहीं उड़ा। ऊपर t-1 है, ऊपर जाके प्लस होएगा, तो t-1 ऊपर बचेगा। t-1 किसकी है, फ्रीक्वेंसी की। t-1 किसकी डायमेंशन है, फ्रीक्वेंसी की, तो आंसर क्या आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बी। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और ये पूरा डायमेंशन का चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं, जितने हो सके आप करिए। और ये जो PDF है ये पूरी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।